आज हम हिंदी का अभ्यास करेंगे। 19वां चैप्टर महाकवि कालिदास। यह चैप्टर नरपत बरहाट ने लिखा है। राजस्थानी संस्कृति के रोधकर्ता नरपत बरहाट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा को खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसा आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया। वे वंदनीय महापुरुषों की जीवनी आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 7 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चों को मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक जाते हैं। तो इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि हमें किसी भी बच्चे को मूर्ख नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगर हम मूर्ख बोलते हैं, उसको मौका मिल गया तो वो मूर्ख पत्थर हीरे में कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, पे हम आ जाते हैं कालिदास में। कालिदास को हम मात्र संस्कृति के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वो कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चला है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं को नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पलियों और लेखक कथाओं में उनकी विद्या, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो ये पहले पैराग्राफ में हमें यह पता चलता है कि जो महाकवि कालिदास है, उनको हम कवि के रूप में ही जानते हैं। उन्होंने अपने कोई भी ग्रंथ में उनका उल्लेख नहीं किया, पर हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया था। इससे हमें पता चलता है कि कालिदास बाण से पले हुए हैं। ठीक है, और वो एक विक्रम नाम का उल्लेख करते हैं। वो कौन सा विक्रम है ये तो अभी पूरी तरह पता नहीं चला, लेकिन राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मारकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सी तथा निदान
1545 ईस्वी माना है। कालिदास महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। ये पैराग्राफ में यह पता चलता है कि जो महाकवि कालिदास थे उनके जन्म के बारे में हमें बताया गया है कि उनका जन्म 365 से 345 बीसी माना जाता है। अभी कंफर्म नहीं है पर माना जाता है। और महाकवि कालिदास का जन्म स्थान भी उज्जैन माना जाता है। ये सही भी लगता है, उज्जैनी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर में पूछे या एमसीक्यूज में पूछे, उज्जैनी लिख के आना, उज्जैन मत लिख के आना। हाँ, ये वर्तमान उज्जैन लिख सकते हो ब्रैकेट करके, पर आंसर में तो उज्जैनी लिखना है। क्योंकि वो सही भी लगता है क्योंकि उन्होंने उज्जैन को एक अलग महत्व दिया है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि उनका जन्म उज्जैन में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम स्वयं चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक बार बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। इस पैराग्राफ में यह पता चलता है कि जो उस समय का जो दौर था, उधर विक्रमादित्य का राज्य चलता था। उधर उनकी प्रजा सुखी थी, उनको कोई बात का चिंता टेंशन नहीं था। उस राज्य उस दौरान ही कला और लिटरेचर, जो हिंदी लिटरेचर, उनकी कविता वगैरह, उनका ही बहुत ज़्यादा उन्नति हुआ था। और इसी दौरान ये जो समय है, इसी समय में ही हिंदी साहित्य को बहुत बढ़ावा, हिंदी का हिंदी जो साहित्य जो लिटरेचर आता है, उनको बहुत ज़्यादा महत्व मिला था। एक बार विक्रमादित्य ने अपने ही नाम से विक्रम स्वयं चलाया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप मार्क कर सकते हो। और हाँ, विक्रमादित्य की पुत्री भी थी, उनका नाम विद्योतमा था। विक्रमादित्य स्वयं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। वो संस्कृत भाषा की उन्नति भी काल में ही, वे संस्कृत भाषा के लिटरेचर को अच्छी तरीके से जानते थे। उनको भी साहित्य और संगीत के बारे में अच्छी जानकारी भी थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू मानने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबार की काव्यों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त आठ और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे। ठीक है।
कालिदास के विषय में कहा जाता है कि युवा व्यवस्था तक निरक्षर थे। यानी जब कालिदास थे वो निरक्षर मतलब अभण थे, वो कुछ पता नहीं था, और उनकी मूर्खता में पता चलती है कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। मतलब वो अपना बुद्धि का प्रदर्शन भी ऐसा ही करते हैं। वो निरक्षर थे फिर भी वो महाकवि कैसे बने, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक विचित्र और रोचक कहानी है, देखते हैं। उन दिनों शारदादन नाम के एक राजा थे। सॉरी, विक्रमादित्य की पुत्री नहीं थी, शारदादन की पुत्री थी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उन दिनों शारदादन नाम के एक राजा थे। उनकी गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था। बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के के देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने गुण, रूप और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। हाँ, ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए क्वेश्चन आंसर भी है। विद्योतमा का परिचय दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर सब क्वेश्चन नंबर 2 को लिखाता हूँ। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विद्योतमा का परिचय दीजिए। तो यही है, काम आएगा। और हाँ, विद्योतमा गुणवान थी, सुंदर थी, रूपवती भी थी, और उसकी रूप, गुण और सुंदरता का परिचय दूर दूर के देशों तक जाता था। उसने एक बार घोषणा की अपने शादी के लिए कि जो उसको शास्त्रार्थ मतलब जो उसको ज्ञान में हरा देगा वो उसी के साथ अपना विवाह करेगी। इससे हमें यह पता चलता है कि विद्योतमा ज्ञान में लेकर काफी घमंड थी। उसे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची, वहां वहां के विधान तथा पंडित से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी गालिन का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने के लिए एक उपाय सोचने लगे थे। भी दूर दूर से पंडित और वो सब आ रहे थे, ज्ञानी पुरुष, पर विद्योतमा के पास ज्ञान था बहुत ज़्यादा, जो कि हमने अभी पढ़ा। ज्ञान का घमंड भी था, इसीलिए बहुत सारे पंडित आए और वो विद्योतमा से हार गए। पंडितों को ठेस पहुंची, इसीलिए उनको गुस्सा। इन्होंने सोचा कि विद्योतमा का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करा देते हैं, इसके कारण उसका घमंड टूट जाए, और वो मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं, कालिदास ही होता है। ठीक है। पंडितों ने कालिदास राजकुमारी विद्योतमा का उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है। पंडितों ने कालिदास को देखा, उन्होंने पकड़ा और कहा कि लालच दिखकर अपने साथ चलने को राजी किया। मतलब पंडितों ने कालिदास को जैसे तैसे करके अप्रूवल लिया उसका, मतलब उनका, कालिदास, कि वो उनके साथ आए और राजकुमारी विद्योतमा के साथ वो विवाह करने की प्रोग्राम में आए। कालिदास के साथ पंडितों भी गए थे।
पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है, बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत ही शास्त्र है। असलियत में कालिदास ने मौन व्रत नहीं रखा था, पंडितों ने ही कहा था आप मौन रहिएगा। इसलिए भी विद्योतमा पंडितों की यह छल भरी बात समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक मतलब कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाई। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न में दो उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। ठीक है, मतलब विद्योत्तमा ने शास्त्र के लिए तैयार हो गई। उसने एक उंगली की, ठीक है, ऊपर, और कालिदास को लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। इसीलिए कालिदास ने दो उंगली दिखाकर उसकी दोनों आंख फोड़ने का संकेत किया। लेकिन पंडितों की चालाकी विद्योत्तमा को अभी तक समझ में नहीं आई। इसीलिए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरु का यह कहना है कि दो ईश्वर है, कि कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख यानी कालिदास ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचा का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो इसमें यह पता चलता है कि राजकुमारी ने 5 उंगली ऊपर की। राजकुमारी का संकेत 5 तत्वों के बारे में था, पर कालिदास ने समझा कि ये मुझे तमाचा मारने का संकेत दे रही है। इसीलिए कालिदास ने मुट्ठी का संकेत किया और गुस्से से जवाब देने का संकेत किया। लेकिन पंडितों की चालाकी इस बार भी विद्योत्तमा को पता नहीं चल पाई और पंडितों ने कहा कि 5 तत्वों मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो यही है, जब कालिदास भोले और मूर्ख दोनों थे। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख व्यक्ति से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख ने अपना मौन व्रत भूल कर यायाक बोलने बैठा, उठ रहा। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दिया। कठोर उपासन से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ कि उसे काली का 10 होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। श्रीद की कालिदास सारी विद्वाओं को सीख कर प्रवीण हो गए।
राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अवनुरुद्ध कपाट द्वार देही। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कशिवश्च वागीश्वेशः। इस पर महाकवि कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। ये जो हमने पढ़ा इसमें यह पता चलता है कि विद्योत्तमा थी। एक दिन उनकी शादी हो गई। उसके बाद एक दिन की बात है, एक ऊंट को देखकर मूर्ख व्यक्ति यानी कालिदास ने उठ कहकर अपना मौन व्रत तोड़ दिया और अपनी मूर्खता भी साबित कर दी। और विद्योत्तमा इस बार पहचान गई कि मेरी शादी कोई महाकवि या महाज्ञानी से नहीं हुई बल्कि एक मूर्ख से हुई है। उसे बहुत ठेस पहुंची। उसे अब पंडितों की चालाकी का भी पता चल गया और इसी वजह से विद्योत्तमा ने कालिदास का महल में आना बंद करा दिया। फिर कालिदास ने संसार का त्याग कर सिद्धि प्राप्त की, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और एक मूर्ख व्यक्ति से कवियों के भी महाकवि कालिदास बन गए। फिर वो वापस महल जाते हैं विद्योत्तमा के पास, यह साबित करने कि अब वो मूर्ख नहीं रहे, अब वो महाकवि बन चुके हैं। जब वो महल में आए, विद्योत्तमा को विश्वास नहीं हुआ कि वो पंडित बन चुके हैं, पर कालिदास ने कहा कि दरवाजा खोलो। पर विद्योत्तमा ने पूछा, क्यों खोलूं? तो इस पर कालिदास ने जवाब दिया, और आगे इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ किए। राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी होता है। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ, उनमें से पहला ग्रंथ है ऋषि संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सुमक्ष दृष्टि का परिचय दिया है। मालविकाग्नि मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा थी। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको अंडरलाइन करते जाना है। तो पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, राजा प्रजा का शीर्षक नहीं होता, पिता भी होता है, वो सब आपको अंडरलाइन करना है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक, तीसरा ग्रंथ। इसमें 5 अंक है तथा राजा महाराज पुरुवार और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह, ये उनका चौथा ग्रंथ है। कुमार संभव, उसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ, एक खंड काव्य है। तो
खंड काव्य है। रघुवंश का महाकाव्य है। रघुवंश एक महाकाव्य है जो महाकवि कालिदास का छठा ग्रंथ है। उसके नीचे के पैराग्राफ में महाकवि का सातवां ग्रंथ और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृति साहित्य में अमर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर चाहे तो आप जीएसबी सॉल्यूशंस या डाइजेस्ट आप रेफरेंस ले सकते हो। मेरा कहना है कि आप जीएसबी सॉल्यूशंस या डाइजेस्ट से ही रेफरेंस लो अगर आपको खुद का आंसर बनाना, खुद से आंसर लिखना और नॉलेज है कि आंसर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है, तो आप खुद से आंसर लिख सकते हो। चैप्टर समझकर आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।